एक बात का ध्यान और रखें, जो भी पाठ की विषय वस्तु हमारे सामने है, हम पढ़ रहे हैं, उसको आप नोट जरूर करते जाएं, जो आपको आवश्यक है, आगे भी काम आएगी। तो पाठ 2, निग्रोध वृक्ष। किसी गांव में एक प्राचीन, विशाल और निग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ था। वह पशु पक्षियों और बहुत सारे जीव जंतुओं, मनुष्यों को भी हमेशा बहुत उपकार करता था। वह पथिकों के लिए क्या करता था, जो राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन करके रास्ते की थकान को दूर करते थे। ठीक है। और क्या करते थे, पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पक्षी उसकी शाखाओं में घोंसले बनाकर रहते थे और सांप उसके बिलों में वास करते थे। इस प्रकार वह वृक्ष सभी का प्रिय, सभी का कल्याण करने वाला और सभी का चाहा गया था। ये पहले पैराग्राफ का अर्थ हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। उस बरगद के वृक्ष की शाखा में एक कौआ बहुत समय से रह रहा था। काका मतलब कौआ। किसी दिन वह कौआ कुछ याद करता हुआ, स्मरण अर्थात कुछ याद करता हुआ, सोचता हुआ इधर उधर देख करके क्या करने लगा, इस प्रकार जोर से आरटन अर्थात चिल्लाया, जोर से चिल्लाना। ठीक है। आरटत मतलब होता है चिल्लाना। और हे भाइयों, मेरी बात को सुनो, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। किसका अधिकार है, मेरा ही अधिकार है, ऐसा वह कहने लगा। और कौए की आवाज क्रमशः अंतरिक्ष को छूने लगी। किसको छूने लगी, अंतरिक्ष को छूने लगी। आस्पर्शत, आस्पर्शत मतलब होता है छूना। किसको छूने लगी, अंतरिक्ष को छूने लगी। तीसरा पैराग्राफ का अर्थ देखिए। काकस्य रटनम श्रुत्वा, यहाँ से कौए के चिल्लाने को सुनकर वृक्ष के पास घूमते हुए, डयमाना मतलब होता है चरंता मतलब घूमते हुए, और वृक्षाग्रे डयमाना, डयमाना मतलब उड़ते हुए। वृक्षाग्रे, वृक्ष प्लस आग्रे दीर्घ संधि, वृक्ष के आगे अर्थात सामने उड़ते हुए और वृक्ष के कोटरों में निवास करते हुए, रहते हुए सभी प्राणी, पशु पक्षी और सांप वहां पर आ गए। उनके बीच में से सबसे पहले सांप फण से क्रोध को प्रकट करते हुए बोला, बाप दादा के समय से मैं भी यहीं रह रहा हूं, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। सबसे पहले कौन बोला था, कौआ बोला। कौए के बाद किसने बोला, सर्प ने बोला। ये क्रम ध्यान रखना है, किसके बाद किस का आ रहा है और कितने पक्षी, पशु पक्षियों के नाम इस पाठ में लिए गए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए वृक्ष मेरा ही है। इसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते घूमने वाला एक कीड़ा बोला, अपने पुत्रों के साथ मैं बहुत समय से, बहुत सालों से यहीं रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। अब आते हैं हम चौथे पैराग्राफ पर। अनंतरम सुखा, इसके बाद तोता। किसका नंबर आ गया अब, तोता का नंबर। शुकहा मतलब होता है तोता। इसके बाद तोता इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ, जन्म से मैं यहाँ ही हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं यहाँ ही हूँ। मैं इस वृक्ष को परित्यक्तुम इच्छामि, अर्थात परि मतलब चारों ओर से, तिक्त मतलब तेज, मतलब तेज धातु है छोड़ने के लिए। अभी इसका हम विच्छेद करके बताएंगे विस्तार से। द्रुमम, द्रुमम मतलब ये वृक्ष का पर्यायवाची है द्रुमम। इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ, यह बरगद का वृक्ष मेरा ही है, ऐसा जोर से बोला। और इसके बाद वहां के असंख्य कीड़े मकोड़े, यह वृक्ष हमारा ही है ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अधिकार घोषित करते हुए विचित्र प्रकार का कोलाहल, शोर शराबा करने लगे। अब इसके बाद हमारी चर्चा करना, और इस पैराग्राफ को भी हमें लेना है विस्तार से, लेकिन मैं इस सोच रहा हूँ कि आपको पहले पूरा संक्षिप्त में अर्थ सुना ही रहा हूँ, तो पूरा अर्थ सुना देता हूँ एक बार, है ना। पांचवा पैराग्राफ भी अर्थ सुन लीजिए उसका अत्रांतरे से। इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा अजहा पुत्रा लिखा है। अजहा मतलब होता है बकरी, और बकरी का पुत्र मतलब बकरा, ये ध्यान रखना। बकरी का
बच्चा तत्र आगता मतलब वहां आ गया, वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाता हुआ प्रसन्न होता हुआ क्या करने लगा, हो रहा था। उसको देखकर सभी प्राणियों ने, जो जितने भी जीव जंतु वहां पर थे, वह निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना की। सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला, अच्छा, मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह से सुनी है, अब मेरी बात को तुम सब सुनो। कोई शाखा कौए को और कोई अन्य शाखा कीड़े मकोड़ों को और जड़ सभी को, इस प्रकार सभी को वृक्ष काट कर दिलवाऊंगा, ऐसा उसने वचन दे दिया। इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है, उसको इस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं बुलाता हूँ। अगला पैराग्राफ देखो। अभी हम पंक्ति सा अर्थ भी बताएंगे, इसलिए घबराना नहीं। तो बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, इसलिए सभी लकड़हारा के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। किससे? लकड़हारे से। परंतु वह लकड़हारा बोला, पहले मैं वृक्षों को काटता था, अब वैसे घृणित कार्य को मैं नहीं करता हूँ। वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप, ऐसा मैंने जान लिया है, इसलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। बिल्कुल पंक्ति से अर्थ बोल रहा हूँ बेटा, इसलिए मिलाते जाना है ना सब लोग। अगला पैराग्राफ देखो, तथापि से। फिर भी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद की, तब वह बुद्धिमान यह बोला, अच्छा, तो पहले मेरी बात सुनो। तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो। वृक्ष के उपकार को लेकर तुम सब ने बदले में क्या उपकार किया वृक्ष के ऊपर? तुम सब में से किसने वृक्ष को जल से सींचा, किसने उसकी रक्षा की, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। वरुण भगवान वर्षा करते हैं, सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, धरती माता वृक्ष की आधारभूत है, वायु हवा देती है, वे सभी वृक्ष को पालते हैं, पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। उन सब ने कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कहा। वे सभी कैसे हैं? परोपकारी है। परंतु तुम सब दूसरों का अपकार करने वाले, वृक्ष की सहायता को लेकर उसी को नष्ट करने का निश्चय किए हुए हो। तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे? ऐसा उस लकड़हारे ने उन सभी पशु पक्षियों से कहा। अंतिम पैराग्राफ। यह सब सुनकर पशु पक्षी, हाँ सच है, हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए हल्ला कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है और वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकता है। हम सब को मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, ना कि उनका विनाश करना चाहिए। और यह ऐसा दृढ़ निश्चय उन सभी ने किया। निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को भी वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। क्या हम सभी ने अभी तक जीवन में कितने वृक्ष लगाए, इसकी आप कल्पना सभी करिए। कितने लोगों ने जो वृक्ष लगाए थे उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या वृक्ष लगा करके हमने सभी ने छोड़ दिया है। ये पाठ का उद्देश्य यही है कि वृक्ष हमारे जीवन के सबसे हितकारी हैं और परोपकारी हैं। हमारे लिए जितना हितकार और परोपकार वृक्ष करते हैं, क्या हम सभी भी उनके लिए इतना परोपकार कर रहे हैं? ये विचार करना आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है और आप सभी को भी ये जरूरी है। और मैं जानता हूँ जहाँ तक कि गुरुकुल के सभी विद्यार्थी वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष की रक्षा करते हैं, वृक्ष की सेवा करते हैं, क्योंकि वह हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल प्रदान करते हैं, वायु अच्छी हवा चलती है, मतलब सब प्रकार से हमारा संरक्षण करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो हम सभी को भी ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम भी जीवन में वृक्षों की रक्षा करेंगे। अब आते हैं हम पुनः जहाँ पर हमने पिछली कक्षा में अर्थ छोड़ा था पंक्ति सह। जो पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अनंतरम सुखः वृक्षस्य, ये वाला यहाँ से देखिए, अनंतरम सुखः वृक्षस्य, एक
चलिए सभी लोग ध्यान से मिलाएंगे अब पंक्ति सह। अनन्तरं सुखः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मता अहम अत्रैव वर्ते। अनंतरम मतलब बाद में अर्थात जो कहानी पहले प्रारंभ हुई थी, सबसे पहले क्या हुआ था, कौवे ने अपना अधिकार जमाया, फिर सर्प ने फड़ फाड़ते हुए अपना अधिकार जमाया, फिर उसके बाद बहुत सारे कीट पतंग ने अपने पुत्रों के साथ उस पर अधिकार जमाया कि यह वृक्ष मेरा है। उसके बाद तोता आया, वह भी कहने लगा अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मता अहम अत्र जमा एव। अहम में व्यंजन संधि, अत्र एव, इसका विच्छेद कैसा होगा आपको हम दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा अहम प्लस अत्र जमा एव, ठीक है। ये अहम प्लस अत्र एव किसका संधि विच्छेद है, जो अभी हमने पढ़ा है, अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मता अहम अत्र एव। सभी को दिख रहा है सबसे ऊपर, ये देखिए अहम प्लस अत्र जमा एव। पहले अहम अत्र में कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि, और अत्र प्लस एव में हो गई वृद्धि संधि, ठीक है। अहम प्लस अत्र जमा एव, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, हम इसके आगे अर्थ देखेंगे। चलिए, तो अनंतरम सुखः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। उसने कहा कि इसके बाद तोता बोला इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ, खादन मतलब खाता हुआ, खादन में लंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, जन्मतः मतलब जन्म से, अहम अत्रैव मैं यहाँ ही रहता हूँ, न अहम मिमम, इसका भी संधि विच्छेद क्या होगा, न प्लस अहम प्लस मिमम, न प्लस अहम, लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ, देख लीजिए सभी लोग, न अहम न अहम प्लस इमम, ठीक है। ये विच्छेद आएगा इसका, इसमें भी कौन सी संधि आ जाएगी, न अहम में दीर्घ संधि है और अहम इमम में व्यंजन संधि है, ठीक है। न अहम में दीर्घ संधि, अहम इमम में व्यंजन संधि, जहां पर हलनंत होगा किसी प्रकार की प्रक्रिया आदेश नहीं होता है इसमें, ठीक है। चलिए संधियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे विद्यालय में ही। तो आगे देखिए, ना अहम मिमम द्रुमम, द्रुमम मतलब होता है वृक्ष। उसने क्या कहा, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, परित्यक्तुम इच्छामि, परित्यक्तुम इच्छामि मतलब छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ। इसको छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ, इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ। इसका संधि विच्छेद ये है, लिख लीजिए आप लोग, परि प्लस त्यज प्लस तुमुन प्लस इच्छामी। ये हम आपको भेज देंगे, अगर नहीं लिख पा रहा हूँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसमें से देख करके लिख लेना बाद में। परि प्लस त्यज प्लस तुमुन प्लस इच्छामी, ठीक है। ये विच्छेद होगा, परि इसमें अव्यय है, त्यज इसमें धातु है, तुमन इसमें प्रत्यय है, और इच्छामी, इच्छामी का भी विच्छेद हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। इच्छामी में भी इच्छ धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन वर्तमान काल का रूप बनेगा। तो परितिक्षुम इच्छामी, तुमन मतलब के लिए, छोड़ने के लिए इच्छा नहीं करता हूँ, अर्थात नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा, उस तोते ने सभी से कहा। मदीय एवायम निग्रोध वृक्षा इति उच्चई आवणन। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि यह मदीय मतलब मेरा, मदीय, मदीय में मत जो अस्मत् का रूप बनता है पंचमी व्यक्ति में, एक वचन में मत, मत में ईय प्रत्यय जोड़ करके मदीय शब्द बन जाता है। मेरा एवायम, एवायम एव प्लस अयम दीर्घ संधि इसमें भी, यह मेरा ही, अर्थात निग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ है, ऐसा जोर से, उच्चई मतलब जोर से, आभड़त मतलब होता है बोला, आभड़त लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भण धातु है, बोलने अर्थ में प्रयोग होती है, भी जोर से बोला। इसके बाद क्या हुआ, ततः चा विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। चा मतलब और, तथा मतलब वहां से, इसके बाद तत्र तया वहां के,
अपरिमितः, अपरिमित मतलब होता है असंख्य, परिमित मतलब होता है सीमित संख्या, और अपरिमित आ इसमें प्रत्यय जोड़ने उपसर्ग जोड़ने से क्या हो गया अपरिमित। ठीक है, अपरिमितः, अपरिमितः, परिमितः न, इसमें अव्यय भाव समास भी है। अपरिमितः शब्द में कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है। परिमितः न इसका विच्छेद होगा, विग्रह होगा समास में। अपरिमितः, देखो जिसको कहीं कोई डाउट हो प्रश्न हो तो पूछ सकता है रेसेंड करके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, तो थंब दिखा दिया करो बीच में कभी, है ना। अपरिमितः, अपरिमितः मतलब सीमित नहीं है, असंख्य। कृमया, कृमया मतलब मकोड़े। कीटाश्च और कीड़े, वहां असंख्य कीड़े मकोड़े ने क्या कहा कि अयम तरु अस्मदीय एवे, यह वृक्ष अस्मदीय, अस्मदीय में भी अस्मद शब्द है मूल और उसमें ई प्रत्यय जुड़ गया, यह मेरा ही है। इति उक्त्वा, इति उक्त्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस उक्त्वा, ऐसा कहेंगे हम। इति, देखिए आप, इति प्लस उक्त्वा, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पर। इति प्लस उक्त्वा ये संधि विच्छेद होगा, इसमें यण संधि है, ठीक है। इति प्लस उक्त्वा, इति उक्त्वा। मुस्कान आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए कुछ बच्चे अभी भी वीडियो ऑन नहीं रखे हैं। इति प्लस उक्त्वा, ठीक है, ये संधि विच्छेद होगा। इति मतलब इस प्रकार, उक्त्वा मतलब कह करके, ये यण संधि इसमें प्रयोग की है। और उक्त्वा शब्द में धातु कौन सी है, उक्त्वा शब्द में बद धातु है, बोलने अर्थ में बद का उक हो जाता है, और इसमें बद प्लस इसका संधि विच्छेद अगर हम प्रत्यय विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कत्वा, बद प्लस कत्वा। उक्त्वा का विच्छेद अगर आपको प्रत्यय विच्छेद पूछते हैं तो क्या होगा, बद प्लस कत्वा, ये उसमें मूल धातु है, बद प्लस कत्वा हो जाएगा। क्लियर। चलिए मनीष, आपका क्या सिर दुख रहा है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है लगता है मुझे। देखो कोई को अगर बीमार है, कोई समस्या है तो बेटा क्लास से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती आप लोग ना पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, स्वयं स्वयं अधिकारम घोषयन, इस प्रकार सभी लोग क्या करने लगे, अपना अपना, स्वयं स्वयं मतलब अपना अपना, ये अव्यय हैं दोनों, अपना अपना अधिकार घोषयन घोषित करते हुए। देखो जहां पर भी लंग लकार आता है वहां करते हुए शब्द लग जाता है, घोषयन अर्थात घोषणा करते हुए। विचित्र तरम, विचित्र तरम, तरम में यहाँ पर तरप प्रत्यय लगा हुआ है, तरम प्रत्यय होता है ना, कौन सा प्रत्यय होता है, देखो दो प्रकार, 5 प्रकार के प्रत्यय आप लोगों की 10th में दिए गए हैं, उनमें से मुख्य रूप से जो कृत और तद्धित प्रत्यय होता है, तो तद्धित प्रत्यय में से विचित्र तरम में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया, जो आपने 8वीं में भी पढ़े हैं, तरप प्रत्यय तमप प्रत्यय, तो इसमें से तरम आया है इसमें, ठीक है। विचित्र तरम, विचित्र प्रकार का, कोलाहलम अकुर्वन, कोलाहल करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, शोर शराबा करने लगे। फिर से मैं इस पैराग्राफ का अर्थ बोल देता हूं। इसके बाद तोता, यहां से देखिए, इसके बाद तोता, तो इसके बाद तोता, इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ, मैं जन्म से यहाँ ही हूँ, मैं इस वृक्ष को छोड़ करके कहीं नहीं गया हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है, ऐसा वह जोर जोर से कहने लगा। और वहां पर अपरिमित असंख्य कीड़े जो मकोड़े थे वह भी कहने लगे यह वृक्ष मेरा ही है। ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर सभी अपना अपना अधिकार की घोषणा करने लगे और विचित्र प्रकार से कोलाहल करने लगे। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। चलिए, अत्रांतरे कश्चित अजः पुत्रा तत्रः गतः। अत्रांतरे, अत्र प्लस अंतरे, कुछ समय बाद कोई बकरी का बच्चा, अजह मतलब होता है बकरी, अजह में विसर्ग लग जाता है तो बन जाता है बकरा। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर है। देखो जहां अपन को दीर्घ आ लगा मिले वहां स्त्रीलिंग है, जहां विसर्ग लगा मिले वहां पुल्लिंग है, तो जहां मां हलंत लगा मिले समझ लेना नपुंसकलिंग है। ठीक है। अत्र अंतरे कश्चित अजः पुत्रः तत्रः गतः।
इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा वहां आ गया और फिर क्या हुआ, सो अपि तस्य तरो पत्राणी खादन नंदती इसमें, और वह भी क्या कहने लगा, वही वह भी, सो अपी में सहा प्लस अपी विसर्ग संधि है, वह भी उस वृक्ष के, तस्य मतलब उस वृक्ष के, तरो तरह मतलब भी वृक्ष होता है, ठीक है, उस वृक्ष के पत्तों को, पत्राणी मतलब पत्तों को, खादन मतलब खाते हुए, नंदती मतलब होता है, नंद धातु होती प्रसन्न अर्थ में, क्या होने लगा, प्रसन्न होने लगा, किसको खा करके, वृक्ष के पत्तों को खा करके। ये देखो छोटे छोटे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है ना। अजहा कस्य पत्राणी खादन नंदते, इसमें तरहो या वृक्षा भी आ सकता है, कि वृक्ष के पत्तों को खा करके कौन प्रसन्न हुआ, अजहा, ठीक है, बकरा प्रसन्न हुआ, या अजा का पुत्र भी लिख सकते हैं, बकरी का पुत्र प्रसन्न हुआ। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थयन्त, तम मतलब उसको, दृष्टवा मतलब देख करके, सभी प्राणी न्याय निर्णय, न्याय का निर्णय, कर्तु मतलब करने के लिए, तम मतलब उसको, किसको, बकरी के बच्चे को, सबने क्या की, प्रार्थना की, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, सभी के वचनों को श्रुत्वा मतलब सुन करके, किसने सुना, बकरी के बच्चे ने सुन करके, अस्तु मया समेषां समस्या समाकीर्णितः, अस्तु मतलब हाँ, सभी की बातों को सुन करके, समेशा मतलब सभी की, देखो चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है एक साथ या समूहवाचक रूप में करते हैं, तो वहां पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य में, समेशा में, ध्यान रखना, ठीक है। जब जैसे हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो सर्वेशाम लगा होता है, आपने ध्यान दिया हो, सभी को, ठीक है। और स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या बनता है स्त्रीलिंग का रूप, सर्वस्यः सर्वयो सर्वासाम, वहां पर सर्वासाम प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में सर्वेशाम, और अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं तो वहां पर समेशाम का प्रयोग होता है। इन चीजों को आप, थोड़ी छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अस्तु मया, मया मतलब मेरे द्वारा, समेशाम मतलब सभी की, समस्या को सुन करके, अर्थात समाकीर्ता मतलब सुना है, सुन लिया है बहुत अच्छी तरह से, आपकी जो भी समस्या थी वो मैंने बात को सुन ली है। इसके बाद क्या हुआ, इदानी मम वचनानी यूयम सुनत, अब, इदानी मतलब होता है अब, ये अव्यय है, इदानी, इदानी मतलब अब, मम मतलब मेरे, वचनों को, यूयम मतलब तुम सब, यूयम, तो यम युवान यूयम बनता है, यूयम मतलब तुम सब, सुनो मतलब सुनो। देखो यहाँ यूयम का प्रयोग किया तो वहां पर जो क्रिया है वह भी मध्यम पुरुष बहुवचन की प्रयोग की गई है, ये ध्यान रखते जाना बेटा। यहीं से संस्कृत के आप वाक्य बनाना ही बहुत आसानी से सीख सकते हो। जो वाक्यों में आपके अशुद्धिकरण से शुद्धिकरण करने के लिए प्रश्न आते हैं 10वीं कक्षा में, वो इन्हीं से आप सबसे ज्यादा सीख सकते हो कि जैसी बताएं वहां पर कर्ता प्रयोग वैसी क्रिया का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यूयम के साथ सुणुत का प्रयोग किया है, सुना। काश्चन, अब मेरी बात को तुम सभी सुनो, काश्चन शाकः काकेभ्यः शाकांतराणि च कृमिकीटेभ्यः मूलम सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षम वृक्षम विभाज्य विभाज्य